कि हर चीज़ सरकारी होनी चाहिए, नौकरी सरकारी। यहाँ तक की बात यहाँ तक आ गई 1966 में, जब इंदिरा गांधी के ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ा कि आपको आपके मार्केट्स ओपन करने पड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो डूब रही है। और वक्त आगे बढ़ा, धीरे 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 आज वो गैप इतना बढ़ चुका है कि भारत में यूएसए का $1 ₹80 हो गया, जिसके तहत पिछली सरकारों ने LIC डुबाया, एयर इंडिया डुबाया, BSNL डुबाया। तो आपको अमीर बनना पड़ेगा बॉस, आपको समृद्ध बनना पड़ेगा। और जब आप समृद्ध हो गए, आप अमीर हो गए, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे हमारे देश के ग्रोथ के बारे में, क्या थी, क्या है और क्या हो सकती है। हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस देश के वो क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हम हमारे देश के साथ तरक्की कर पाए, आगे बढ़ पाए। उसके पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन में थोड़ा इफेक्ट आए, आपको ये चीज़ समझ पाए। ओके, तो ये है कुछ डेटा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखिए, ग्रोथ के पैमाने, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये कुछ मापदंड होते हैं जिससे मेजर कर सकते हैं हम किसी भी देश की, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को। और आपने सुना होगा, जितने भी लोग आज भारत की ग्रोथ से इत्तेफाक नहीं रखते, इंटरनेशनली और नेशनली, वो इन तीन चीज़ों को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह नहीं, एक हथियार की तरह यूज करते हैं भारत को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, सिखाने के लिए कि बस आपकी तो हालत बहुत खराब है, आपकी हालत तो अंग्रेजों के वक्त से भी खराब है आज के डेट में, आप टोटली कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हो। तो ये सारी चीजें एक आम आदमी को कंफ्यूज कर देती। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो है, डेटा के साथ बात करेंगे ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो पहला डेटा है जीडीपी के ऊपर। 1987 से लेके अभी तक का जीडीपी का ये डेटा है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी है 2029 तक की। देखिए, जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है मनमोहन सिंह का कार्यकाल। 2004 से शुरू होता है और 2014 में खत्म होता है। देखिए, एक सीधी लाइन है, मतलब कांस्टेंट है, कुछ भारी डेवलपमेंट प्रोग्रेस आपको देखने नहीं मिलेगा, एक सीधी लाइन है। और वही 2014 से आप देखिए, सीधी हो गई लाइन डेवलपमेंट वाली। तो डेवलपमेंट आपको देखने मिल रहा है कि कितना डिफरेंस है दोनों में इस डेटा से। मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा इंटरनेशनल है, ये आपको साफ साफ बता रहा है। अगला डेटा देख लेते हैं। जो दूसरा पैमाना मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, जैसे विपक्ष और सारे भी लोग जो कहते हैं कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, भारत की हालत खराब है, यहाँ पे जो युवा है वो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। तो देखिए, उनकी बातों के हिसाब से जो होता है ना, मतलब निकलता है वो ये है, 26%, 24%, 22%, 20%। इसको बोलते हैं हद से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं देश की हालत खराब है। लेकिन अगर मैं देखूं डेटा, तो इंडिया तो 4% के ऊपर है। तो आप ही बताइए, 26% ज्यादा होता है या 4% ज्यादा होता है? दूसरी चीज है, इस डेटा में देखिए, 2004 में जब मनमोहन सिंह को सरकार मिली थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 8.54% था। ठीक है, और 10 साल का पूरा आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये 8 में शुरू हुए थे, 8 में ही खत्म हो गए। कुछ इसमें इन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिखा पाए। और बहुत कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। देखिए, 2014 में एक कम पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर आता है, और जो 10 साल में पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाता है, वो आते ही वो 1 पॉइंट गिरा देता है, 8 से 7 हो जाता है। फिर ऊपर नीचे आगे पीछे होते होते जिस सरकार ने 7 से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की शुरुआत की थी, वो आज उसको 4% पे लेके आ गई। फिर भी आप लोग क्या कहते हो, और ये सारा विपक्ष क्या कहता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी है। बहुत बुरी थी बॉस, पहले थी, अभी नहीं है। समझ रहे हो? और ये डेटा कह रहा है। समझ रहे हो आप? आगे चलिए, समझ रहे हो? अब इन्फ्लेशन का डेटा देख लेते हैं, महंगाई।
फिर मैं कहूंगा जैसे दुनिया कहती है कि भारत की बहुत बुरी हालत है, बुरी हालत इसको कहते हैं सूडान की 138%, श्रीलंका 49%। ठीक है, ये सब होता है बहुत बुरी हालत। भारत तो 6% पे है। इस लिस्ट में आप ऊपर देखो तो 138%, 49%, 31%। उसके बाद अगर एक देश 6% पे है और आप उसको अगर बोलोगे कि नहीं आप तो बहुत बुरा कर रहे हो, तो बॉस इसमें थोड़ा संदेह होगा कि आप एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक डंडा मारना चाहते हो भारत को कि नहीं ग्रो नहीं होना है आपको, आपको दबे रहना है खाली, वरना हम आपको ऐसे झूठे एलिगेशन लगा के बदनाम करेंगे। देखिए दूसरा इसमें क्या डिटेल है। 2004 में जब मनमोहन सिंह को सरकार मिली थी तो इनको मिली थी जो इन्फ्लेशन रेट वो थी 3.77। ठीक है, हम लोग बोलेंगे यार उनको तो कम से मिली थी और उन्होंने देखो पूरा कम रखा है। नहीं बॉस, देखिए गौर से 10 साल का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे, बीच में 10 पे भी गई, 11 पे भी गई, 8 में गई, 9 में गई और आखिर में मतलब 3 से इन्होंने शुरू किया और 10 पे खत्म करके इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को सरकार दी कि ये लीजिए मुझे 3 पे मिली थी, मैं आपको 10% इन्फ्लेशन रेट देके जा रहा हूँ। महंगाई इसको कहते हैं खराब कार्यकाल। अबे कि साले आपको तभी कम महंगाई मेरे मिली थी, आपने माफ उसको करना, बढ़ा मुझसे के ना दी इधर उधर सामने वाले निकल। ने। और सामने वाला आते देरी फिर जादू होता है, वाह जो मोदी 10 जी साल में वाह। नहीं होता है वो फिर वाह जादू हो जाता है। अचानक 10 से महंगाई गिर जाती है 6 पे, फिर ऊपर नीचे आगे पीछे 10 साल होते 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 6 से शुरुआत की थी इस सरकार ने, 10 साल बाद आज वो 6 पे है। ना बढ़ने दी, कांस्टेंट रखी, कम भी हुआ है बीच बीच में। और आपको ये सब डेटा दिखाने के बाद मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो आप मनमोहन सिंह और मोदी जी की जो 10 साल की टेनरिटी है, एक कंपैरिजन करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है 10 साल। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे सच्चे दिल से बिना कोई पॉलिटिकल साइड लिए टोटली डेटा के ऊपर, तो कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस। इसके लिए आपको कोई संघी या भाजपाई होने की जरूरत नहीं है। आपको डेटा बताता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। एक सरकार सिर्फ चली और एक सरकार ने बदलाव लाया, एक पॉजिटिव बदलाव लाया। ये सब ये डेटा बता रहा है। ओके, और भूलना नहीं चाहिए कि 100 साल में एक बार आने वाली जो महामारी कोरोना वो भी आई थी अभी। ये सबको ओवरकम करते हुए इतने अच्छे डेटा, इतना अच्छा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये तो कुछ डेटा था जो मुझे आपको दिखाना था ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हम कहाँ थे और अभी कहाँ हैं, ताकि आप मेरी बातों को समझ पाए। आगे चलिए। और जैसे मैंने बताया ये डेटा साफ साफ आपको बताता है कि 2014 से भारत तरक्की के राह पे है। देखिए हिस्ट्री हमें साफ साफ बताती है कि हमारे देश की जो विफलता का कारण था वो हमारी पहले की फॉरेन और इकोनॉमिकल पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट जो थी वो शुरुआत से ही बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। जिसमें एज ए देश हमारा सोचना और मानना क्या था कि हर चीज सरकारी होनी चाहिए, नौकरी सरकारी, कोई भी बिजनेस सरकारी, बैंकों का नेशनलाइजेशन, एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन, ये सब इसके लिए था क्योंकि हम सोचते थे कि अगर अंग्रेज या बाहर वाले फिर से बिजनेस करने आए भारत में तो हम पे फिर राज करेंगे। लेकिन ये बोल बोल के डराया गया और 60 साल हमारी जो इकोनॉमी थी उसको काफी खामियाजा भुगतना पड़ा इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिसके तहत हम लोगों ने अपने मार्केट क्लोज रखे थे और सब कुछ गवर्नमेंट जनरेट कर रहा था, जिसके वजह से इतना वेल जनरेट नहीं हो पा रहा। यहाँ तक की बात यहाँ तक आ गई 1966 में, जब इंदिरा गांधी के ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ा कि आपको आपके मार्केट ओपन करने पड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो डूब रही है और डूब जाएगी। यही एक चाह रहा है, नॉन एलिमेंट मूवमेंट आपको हेल्प नहीं करने वाला है। फिर भी इंदिरा गांधी जी ने उस दबाव का जो जवाब दिया वो जवाब दिया डिवैल्यूएशन से। अब ये डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन का सिंपल मतलब है कि अपनी ही करेंसी की वैल्यू गिरा दो, क्योंकि आप बढ़ा तो सकते नहीं। इसका दुष्परिणाम क्या निकला? उस वक्त अमेरिका और इंडिया का जो करेंसी था, पैसा था, वो सेम था, $1 $1। लेकिन इस डिवैल्यूएशन के बाद अमेरिका का $1 भारत का ₹7 हो गया और वक्त आगे बढ़ा, धीरे 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 आज वो गैप इतना बढ़ चुका है कि भारत में यूएसए का $1 ₹80 हो गया। तो ये जो गैप है ये वहां से शुरुआत हुआ था और आज तक हम कवर नहीं कर पाए, पीछे ही हो जा रहे हैं। तो ये भी डिवैल्यूएशन के कारण हुआ था जो इंदिरा गांधी जी ने 1966 में शुरू किया था और आज तक हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं। ये कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हमारे
फाउंडिंग स्टोन्स के हमारे सबसे स्टार्टिंग के डेज के जो पॉलिसीज थे जिसकी वजह से हम पिछड़ गए इस दुनिया से, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, कुछ गलत फैसले जो हमारे हानिकारक साबित हुए हमारे लिए एज अ नेशन, ये मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ये तो हिस्ट्री की बात थी। वक्त के साथ पिछली सरकारों ने इस देश में एक अजीब सी मानसिकता भी पैदा कर दी। उस मानसिकता के तहत इस देश में हर आदमी को लगता है नौकरी मतलब सरकारी, और प्राइवेट बिजनेस वाले बुरे होते हैं, वो देश को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं। बस यही धारणा पिछली सरकारों ने इस देश में पैदा की, जिसकी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं आगे बढ़ पाए, इतने सारे बिजनेस हमारे देश में खड़े नहीं हो पाए, जिसके कारण वेल्थ जनरेट नहीं हुआ। और जिसके तहत पिछली सरकारों ने LIC डुबाया, एयर इंडिया डुबाया, BSNL डुबाया, क्योंकि बाय द एंड बड़े बड़े इकोनॉमिक्स भी कह के गए कि द वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस बट टू रेगुलेट इट। आप रूल्स बनाइए, पॉलिसीज बनाइए बिजनेस के लिए, आप बिजनेस मत करने जाइए, क्योंकि आपका काम नहीं है। आप डी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मानसिकता थी जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन ये सब कुछ बहुत बुरी लगती थी हमें, हमने डी इन्वेस्टमेंट को काफी गलत तरीके से देखा। आज तक डी इन्वेस्टमेंट के बारे में गलत प्रचार ही होता है। देखिए, डी इन्वेस्टमेंट का सिंपल डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट अपने कुछ पार्ट्स जैसे रेलवे, एयर इंडिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ये सब प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनीज को चलाने के लिए देती है। तो 51% स्टेक तभी भी गवर्नमेंट का ही रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। लेकिन बिजनेस चलाते हैं बिजनेसमैन। जो लॉस होगा वो बिजनेस का होगा, बिजनेसमैन का होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। इसको कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज का क्या कहा जाता है? बेच दिया, बेच दिया। बेच नहीं दिया बॉस, जो गवर्नमेंट का असल काम है वो किया गया है कि वो रेगुलेट करेगी, उस चीज को चलाएंगे बिजनेसमैन। जिसका हमें रिजल्ट क्या देखना मिला है कि आज रेलवेज, आज टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एयर इंडिया, ये सब ज्यादा अच्छा क्वालिटी, अच्छी सुविधाएं दे पा रहा है लोगों को, ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पा रहा है, ज्यादा जॉब से जनरेट कर पा रहा है, देश के काम आ रहा है, जो पहले भी हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया। वीडियो में इस चीज को जगह मिली है क्योंकि इस वीडियो में वही सारी चीजें मैं बताऊंगा जो गलतियां थी, जिसे हमें आगे नहीं दोहराना है, हमें बेहतर करना है ताकि हम हमारे देश के साथ आगे बढ़ पाए, सुपर पावर बन पाए। क्योंकि एक देश जो समृद्ध और अमीर होता है, उसके रहने वाले लोग भी समृद्ध और अमीर ही होते हैं। आखिर में मैं आपके साथ एक माइंडसेट की बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी बताया, एक माइंडसेट डेवलप किया गया है इस देश में कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज नहीं है, सब कुछ सरकारी होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम क्या निकले? देखिए, एक माँ बाप जो होता है आज के डेट में, वो अपनी जीवन भर की पूंजी, जीवन भर की जी तोड़ मेहनत अपनी अपने बच्चे की सब कुछ लगा के अपने बच्चे के लिए एक सरकारी नौकरी तो सिक्योर कर लेता है, जो कि एक पीढ़ी का सुख है। कैसे? अभी मैं एक IAS IPS या कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लिया, तो मैं अपने बच्चे को पास नहीं कर पाऊंगा। अगर उसको चाहिए तो उसको भी वही सारे एग्जाम्स और वो प्रोसेस से जाना पड़ेगा और फिर उसको जॉब मिलेगी। इसके लिए इस चीज को एक पीढ़ी का सुख कहा जाता है। लेकिन अगर वही सेम मेहनत, वही जी तोड़ मेहनत लगा के एक माँ बाप अपने बच्चे को एक एंटरप्रेनर बनाए, बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन करे, अगर उनको अंबानी, अदानी या टाटा बनने के लिए कोशिश करे, तो वो एक सरकारी नौकरी हासिल करके देश से सैलरी उठाने के बजाय देश को वेल्थ जनरेट करके देंगे, देश को जॉब जनरेट करके देंगे, अपना ही नहीं आने वाली कई पीढ़ियों को सिक्योर कर देंगे, उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगे, और अपने आप देश की इकोनॉमी सुधरेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो एक धारणा पैदा की गई, प्राइवेटाइजेशन बुरा है, कैपिटलिज्म बुरा है, इससे आप आगे बढ़िए, रिसर्च कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए, और आगे कैसे बढ़ना ये देखिए। कोई सरकार आपको क्या देगी? बहुत होएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगी, वाटर फ्री देगी, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, समृद्ध बनना है, आपको आपके बच्चों का, आने वाली फ्यूचर्स का, अपने फैमिली का लाइफ सिक्योर करना है, तो आपको अमीर बनना पड़ेगा बॉस, आपको समृद्ध बनना पड़ेगा। और जब आप समृद्ध होगे, आप अमीर होगे, तो अपने आप देश भी अमीर करेगा। तो मेरे इस वीडियो का यही मोटिव था कि मैं आपको हमारे पास्ट की गलतियाँ बताऊँ, आज हम क्या अच्छा कर रहे हैं ये बताऊँ, और आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं ये बताऊँ। लक्ष्य यही होना चाहिए, गवर्नमेंट से मांगने से ज़्यादा हम गवर्नमेंट को देने की कोशिश करें। हर एक घर से एक एंटरप्रेन्योर, हर एक घर से एक अंबानी, अदानी या टाटा निकले, ताकि इस देश में
हर घर में एक बिजनेसमैन हो और पैसों की कोई कमी ना हो, अपने आप देश आगे बढ़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है, दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए सब कुछ, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर लौटूंगा ऐसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।